नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में होगा उत्तराखंड तमिल संगमम। चेन्नई में इन्वेस्टर समिट के दौरान सीएम धामी ने की घोषणा, निवेशकों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के करेंगी दर्शन। जोशीमठ में संस्कृत विद्यालय के छात्रों से करेंगी संवाद। उत्तराखंड में 31 अक्टूबर से शुरू होगा खेल महाकुंभ। पहली बार न्याय पंचायत स्तर पर भी होगा आयोजन। करीब 4 लाख खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। त्योहारी सीजन में बड़ी मिलावटखोरी, खाद्य विभाग को भी याद आई छापेमारी। राज्य भर में सतर्कता बढ़ाने के लिए मंत्री ने दिए निर्देश। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में आने वाले समय में उत्तराखंड तमिल संगमम का आयोजन किया जाएगा। सीएम धामी ने चेन्नई में इस बात की घोषणा की है। सीएम धामी चेन्नई में इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों से मुलाकात करने और रोड शो के लिए पहुंचे। सीएम ने निवेशकों को आश्वस्त किया है कि राज्य में निवेशकों को हर संभव मदद दी जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रही हैं। 27 अक्टूबर को निर्मला सीतारमण देहरादून पहुंचेंगी। रात्रि विश्राम के बाद वो 28 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगी। साथ ही जोशीमठ में संस्कृत विद्यालय के छात्रों से संवाद भी करेंगी। उसके बाद 29 अक्टूबर को बद्रीनाथ के दर्शन करेंगी और माणा गांव भी जाएंगी। उनके दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के भ्रमण पर आ रही हैं। कल 3 बजे के लगभग वो जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी और उसके बाद कल रात्रि विश्राम करेंगी देहरादून में। परसों 28 तारीख को केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। वहां से जोशीमठ जाएंगे। जोशीमठ में एक संस्कृत महाविद्यालय में बच्चों से वो मुलाकात करेंगी और रात्रि के लिए बद्रीनाथ जी जाएंगे और बद्रीनाथ जी में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम उनका है। 29 तारीख को उनका माणा गांव जाने का कार्यक्रम है। माणा के ग्रामीणों से वो मुलाकात करेंगी और उसी दिन वापस वो देहरादून आएंगी। देहरादून में 3 घंटा रुकने के पश्चात सायं के टाइम पर वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बधाई दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 22 जनवरी 2024 को एक और स्वर्णिम अध्याय भारत के इतिहास में जुड़ने जा रहा है। उन्होंने कहा कि 496 साल बाद रामलला अपनी जन्मभूमि पर विराजेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राम भक्तों को बधाई दी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और स्वर्णिम अध्याय भारत के इतिहास में जुड़ने जा रहा है कि 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि पर विराजेंगे और 496 वर्षों बाद भारत का स्वर्णिम अध्याय फिर से प्रारंभ होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ देवभूमि की तरफ से, और साथ ही सभी राम भक्तों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उनका लंबा जो वर्षों का प्रतीक्षा थी वो समाप्त हो रही है और प्रभु राम जल्दी ही हमारे बीच में आ रहे हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए किए गए 500 करोड़ रुपए से अधिक के 25 अलग अलग एमओयू को धरातल पर उतारने की तैयारी की समीक्षा की और निवेशकों के भूमि और आवास संबंधित मामलों के क्लियरेंस के लिए कमिश्नर गढ़वाल और कुमाऊं को नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के डेडिकेटेड फॉलोअप के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए। बता दें कि दिसंबर में निवेशक सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही हैं, जिसके लिए अब सभी विभागों और अधिकारियों को अलर्ट किया जा रहा है। उत्तराखंड में 31 अक्टूबर से खेल महाकुंभ शुरू हो जाएगा। इसके लिए खेल विभाग में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। खास बात यह है कि इस बार खेल महाकुंभ न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाएंगे ताकि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से भी खेल प्रतिभाएं उभर कर आ सके। इसके लिए खेल मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को तैयारियां करने के निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि खेल महाकुंभ में 4 लाख के करीब खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें न्याय ब्लॉक,
जिला और प्रदेश स्तर तक प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी। लेकिन इस बार खेल महाकुंभ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 में उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाने हैं। उसमें भी उत्तराखंड का अच्छा प्रतिनिधित्व हो सके, इसके लिए बड़े स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। देखिए, खेल महाकुंभ 31 अक्टूबर से कुमाऊं के हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम से और कुंवरपुर न्याय पंचायत से इसका शुभारंभ माननीय महामहिम गवर्नर साहब के कर कमलों से होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक शुभ संकेत है कि एक ग्राउंड लेवल पर जो है न्याय पंचायत स्तर जो कि ग्राउंड लेवल है, वहाँ से इसकी शुरुआत जो है प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व के रूप में महामहिम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी से खेल के प्रति सरकार की या इसकी लोकप्रियता की हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। तो हमने विभाग ने इसकी संपूर्ण तैयारी कर ली है। उत्तराखंड की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक जमरानी बांध परियोजना को केंद्र से मंजूरी मिल गई है। लगभग 48 साल का इंतजार अब जाकर खत्म हुआ है। आखिर इस परियोजना से उत्तराखंड को क्या फायदा होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। जमरानी बांध परियोजना का रास्ता साफ। बांध निर्माण के लिए केंद्र से मिली मंजूरी। 48 सालों का खत्म हुआ इंतजार, अब सपना होगा साकार। लगभग 48 सालों के इंतजार के बाद आखिरकार जमरानी बांध परियोजना को केंद्र से मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शुमार जमरानी बांध परियोजना को केंद्र ने हरी झंडी दिखा दी है। इस परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद अब हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्र में पेयजल के साथ ही सिंचाई की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। दरअसल उत्तराखंड के नैनीताल जिले में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गौला नदी पर जमरानी बांध का निर्माण होना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि जमरानी बांध परियोजना के निर्माण से आखिर उत्तराखंड को क्या फायदा होगा। परियोजना का निर्माण होने के बाद करीब 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। हल्द्वानी शहर को हर साल 42 MCM पेयजल की सुविधा होगी। 63 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन का भी प्रावधान है। जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। अगले 5 साल में बांध का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। परियोजना निर्माण की कुल लागत में से 90% हिस्से के रूप में केंद्र सरकार वहन करेगी। 1730.20 करोड़ की स्वीकृति PMKSY के तहत किया जाएगा। 10% हिस्सा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच हुए MOU के अनुसार वहन किया जाएगा। परियोजना से प्रभावित परिवारों के विस्थापन के लिए प्रस्तावित 300.5 एकड़ भूमि पारित है। प्रस्तावित भूमि को जल्द से जल्द सिंचाई विभाग को ट्रांसफर करने की कार्रवाई जारी है। जमरानी बांध बहुत पहले से जिस प्रकार से पेंडिंग था, और हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि चाहे कोई भी बांध हो उससे हमें लाभ मिलता ही है। इसके स्वीकृति के बाद जहाँ हमें विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, और उसी प्रकार आप जानते हैं कि थोड़ा सा हमें जो बेरोजगारी है उससे भी जनता को, लोगों को लाभ होगा, रोजगार इससे बढ़ेगा। उत्तराखंड राज्य वासियों के लिए और जो हमारा हल्द्वानी नैनीताल का जो तराई क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लिए जमरानी बांध एक संजीवनी के रूप में काम करने वाला है। वर्षों से जमरानी बांध के लिए मांग चल रही थी। समय समय पर केंद्र से उसके लिए सिफारिश भी की गई। तमाम तरीके के जो भी उनकी रिपोर्ट्स थी उसका आकलन किया गया। अब ये केंद्रीय योजना के तहत स्वीकृत हुई है, तो ये हमारे सब के लिए बहुत गौरव का विषय है और ऐतिहासिक क्षण है कि केंद्र सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जमरानी बांध में 90% केंद्र का निवेश करने का जो उन्होंने अनुग्रह स्वीकार किया है, केंद्रीय कैबिनेट में इसको स्वीकार किया है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बता दें कि सीएम धामी लंबे समय से ही पीएम मोदी से इस परियोजना की स्वीकृति का अनुरोध कर रहे थे, लिहाजा अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परियोजना पर अपनी स्वीकृति दे दी है। बता दें कि जमरानी बांध परियोजना लंबे समय से अधर में लटका हुआ था, क्योंकि साल 1975 में वित्त पोषण के अभाव में इस परियोजना का निर्माण शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन अब केंद्र ने इसे मंजूरी दे दी है, जिसके बाद रास्ता साफ हो गया है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा नेता अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा कि उत्तराखंड में सपा द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर फिर से पार्टी उत्तराखंड में अपनी खोई जमीन तलाशने का काम करेगी। बता दें कि सपा नेता अखिलेश यादव परिवार के साथ बद्री केदार धाम के दर्शन के बाद देहरादून एयरपोर्ट से लखनऊ लौट गए। मुझे उम्मीद है कि आने वाली सरकार या जो सरकार है कम से कम इस बात का ध्यान रखेगी कि पहाड़ कैसे सुरक्षित रहें। विकास अपनी जगह है, लेकिन अगर पहाड़ी गिरने लगें, सड़कें अगर बंद मिलें तो किस नाम के लिए विकास है? विकास इसीलिए ना कि लोगों को सुविधा मिले, लेकिन जो विकास हुआ है उसने असुविधा ज्यादा पैदा कर दी है। कला को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से देहरादून में 27 अक्टूबर से विरासत मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस साल विरासत में भारतीय लोक कलाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कलाओं का संगम भी होगा। विरासत मेले के संस्थापक ने बताया कि विरासत मेला भारत की व्यापक विरासत का जश्न मनाने वाला यहाँ वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है। 27 अक्टूबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक विरासत चलेगा, जिसमें भारतीय परंपरा, संस्कृति और विरासत को बनाए रखते हुए महोत्सव में कारीगर और शिल्पकार इस मंच के माध्यम से अपनी लोक और शास्त्रीय कला का प्रदर्शन करेंगे। ये 27वां संस्करण है विरासत का, एंड दिस इज एन इंटरनेशनल इवेंट, और जिसमें कि उत्तराखंड की धरती पे देश विदेश के सारे कलाकार यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। और कलाकार ही नहीं, क्राफ्ट पर्सन्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पेंटर्स पार्टिसिपेट करते हैं, स्कल्पचर्स पार्टिसिपेट करते हैं। फेस्टिव सीजन आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं, लोगों की सेहत के साथ खुलेआम खिलवाड़ करते हैं। लेकिन ऐसे मिलावटखोरों पर एक्शन लेने के लिए सरकार के साथ साथ खाद्य सुरक्षा विभाग मुस्तैद नजर आ रहा है। आखिर क्या कुछ तैयारियां हैं खाद्य सुरक्षा विभाग की, देखिए इस रिपोर्ट में। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों की खैर नहीं, खाद्य सुरक्षा विभाग ने की तैयारी। विभाग द्वारा जारी है छापेमारी, एंट्री और सप्लाई पॉइंट पर हो रही निगरानी। त्योहारी सीजन आते ही खाने पीने के सामानों में मिलावट करने का काम तेजी से शुरू हो जाता है। फेस्टिव सीजन में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन इस बार सरकार से लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग तक अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को त्योहारी सीजन को देखते हुए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा लगातार छापेमारी भी की जा रही है। प्रदेश के एंट्री पॉइंट और सप्लाई पॉइंट पर भी निगरानी रखी जा रही है, ताकि उच्च गुणवत्ता का ख्याल रखा जाए। देखिए, कोई भी अगर मिलावटखोरी करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर आपने देखा होगा कि अभी तक 200 से ज़्यादा केस पकड़े गए हैं, और मैंने पुलिस की भी बैठक की, खाद्य सुरक्षा विभाग की भी बैठक की है और स्वास्थ्य की भी बैठक की है, और तीनों विभागों को कंबाइंड रूप से अभियान चलाने के लिए कहा है। और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से भी निवेदन कर रहा हूँ प्रेस के माध्यम से कि कहीं भी ऐसी अगर घटना होती है या अगर आपको सूचना मिलती है तो आप भी जो टोल फ्री नंबर है हमारा, उस पर जो है जरूर सूचना देने का काम करें। खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा त्योहारी सीजन को देखते हुए मिठाइयाँ, मावा, दूध, दही, पनीर, इन तमाम सामानों में अनियमितता पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत कार्रवाई भी की जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल त्योहारी सीजन में ही खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जाते हों। 2023 में जनवरी से लेकर सितंबर तक के आंकड़ों की अगर बात करें तो प्रदेश भर में 1506 सैंपल खाद्य पदार्थों के इकट्ठा किए गए थे, जिनमें से 207 सैंपल मानकों के विपरीत पाए गए। इनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ। 61 लाख रुपए से अधिक की रिकवरी भी खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा की गई। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि खाद्य विभाग सक्रियता के साथ काम कर रहा है। अभी ये आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए हमारा जो खाद्य सुरक्षा विभाग है, हम लोग एक तो मार्केट में जाके जो सप्लाई पॉइंट है और जो यहाँ हमारे ज़िले के एंट्री पॉइंट है, उसमें हम लोग जो है सैम्पलिंग करेंगे, और जो भी सैंपल्स है जो जिसमें डाउटफुल प्रोडक्ट है उसको हम अपनी लैब में जांच कराएंगे और आगे फिर उसमें खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक सर्विलांस जो है ड्राइव चलाया था, जिसमें हमने मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है सैंपल्स वगैरह जांच करे थे। तो उसमें भी हमें जहां जो कमियां मिली है उसमें हम आगे उन सैंपल्स में भी हम आगे विधिक कार्रवाई आगे कर रहे हैं।
देहरादून में मिठाई विक्रेताओं का कहना है कि वो अपने ग्राहकों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए किसी तरह से कोई मिलावट काम नहीं करते। सर एक हमारे पे एक हम लोग बाहर की कोई चीज़ यूज नहीं करते, मतलब ना मावा यूज करते हैं ना कुछ। हम अपना दूध मंगाते हैं, उसका मावा बनाते हैं, तब बनाते हैं। बाहर के ऐसे होता है जो तो परमानेंट कस्टमर है वो विश्वास करते हैं, और जो लोग मतलब ये करते हैं मिलावट, वो हमारे लोकल में नहीं करते, वो बाहर के लोग करते। जैसे कहीं से नकली मावा ले आए बना के, मिल्क केक ले आए, सोन पापड़ी ले आए, रसगुल्ले ले आए। मतलब जो हमारे देहरादून का मोस्टली दुकानदार है 99% कोई मिलावट नहीं करेगा। खास तौर पर त्योहारी सीजन में मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में खाद्य विभाग के साथ साथ जरूरत है आम जनता को भी सक्रिय होने की, ताकि कोई भी दुकानदार उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ ना कर सके। देहरादून में ऑनलाइन फूड डिलीवरी बॉय सड़क हादसे का शिकार होने के बाद परिवहन विभाग सख्त हो गया है। बता दें कि टारगेट पूरा करने के चक्कर में ऑनलाइन फूड सप्लाई कंपनियों के डिलीवरी बॉय तेज बाइक चलाकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में अब परिवहन विभाग ने कंपनी को अल्टीमेटम दिया है कि अगर डिलीवरी बॉय को तेज गाड़ी चलाने के लिए मजबूर किया गया और इस दौरान अगर कोई हादसा होता है तो ऐसे में कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही देहरादून आरटीओ द्वारा डिलीवरी बॉय को ट्रेनिंग दी जा रही है। डिलीवरी बॉय के लिए अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना और हेलमेट पर पीछे रिफ्लेक्टर जरूर लगाना होगा। डिलीवरी बॉयज हैं, उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। बीच में आपने देखा होगा कई दुर्घटनाएं भी हुए हैं, उसमें डिलीवरी बॉय घायल भी हुए हैं, उनकी मृत्यु भी हुई है। तो इसी के रेफरेंस में हमने सोचा कि इनको एक बार ट्रेन करना चाहिए हम लोग को। उसके बाद हम इनकी चेकिंग ड्राइव भी चलाएंगे, लेकिन पहले हमारा है कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। हमने इनसे लिस्ट मांगी है, जो कंपनियां हैं उन्होंने लिस्ट दे भी दिया है, और उन्हीं लोगों में से बैच बना करके हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम रोड सेफ्टी के बारे में बता रहे हैं कि कैसे गाड़ी चलाना है, क्योंकि बहुत पुराने ड्राइवर इसमें हैं। फिर भी इनको हम याद दिला रहे हैं कि कैसे आपको ड्राइव करना है, अंडर प्रेशर कैसे काम करते हैं। देहरादून के नगर आयुक्त ने डोर टू डोर जीपीएस गाड़ियों के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और जायजा लिया कि सभी गाड़ियां वार्डों के सभी घरों से कूड़ा उठान का काम कर रही है या फिर नहीं। बता दें कि नगर निगम की 180 डोर टू डोर गाड़ियों में जीपीएस लगा हुआ है और नगर निगम में स्थित कंट्रोल रूम से सभी गाड़ियों को ट्रैक किया जाता है और कंट्रोल रूम पूरे दिन की रिपोर्ट शाम को नगर आयुक्त को देते हैं। देखिए, वर्तमान में लगभग नगर निगम की और जो हमारे यहाँ पे एजेंसीज की गाड़ियाँ चल रही हैं, सब मिला के लगभग 180 गाड़ियों में हमारा जीपीएस मॉनिटरिंग के माध्यम से हम लोग वेस्ट कलेक्शन की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जैसे शहर की जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है, तो हम लोग लगभग 60 गाड़ियां और अगले माह तक इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। और इस जो हमारा पूरा एक पोर्टल है जिसके माध्यम से हम सभी गाड़ियों का लोकेशन, उनका जो रास्ता जो वो चल रहे हैं, कितना वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स जो हम निकालते हैं, तो उसका अध्ययन हम लोग लगातार करते रहते हैं। उसके आधार पर यदि और गाड़ियों की आवश्यकता है या किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है तो उस पर भी हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं। ये खबर डाक सेवाओं का इस्तेमाल करने वालों के लिए है। बता दें कि डाक विभाग ने नई एडवाइजरी जारी की है जिसमें आपको रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट और पार्सल के बाहर रिसीवर का भी नंबर लिखना होगा, तभी आपका डाक बुक होगा। इस नई एडवाइजरी को लेकर राजधानी देहरादून के सीनियर पोस्ट मास्टर ने बताया कि ज्यादातर लोग पता अधूरा लिखते हैं, जिस वजह से डाकियों को परेशानी होती है। अगर डाक पर रिसीव करने वाले का नंबर होगा तो उसे आसानी से तय जगह पर पहुंचाया जा सकेगा। देहरादून नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंक हासिल करने के लिए कवायद शुरू कर दी है। नगर निगम बेसिक म्युनिसिपल वेस्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड संस्था का भी साथ ले रही है और ये संस्था शुरुआती चरण में 50 वार्डों के हर घर में कूड़े को अलग अलग इकट्ठा करना, डोर टू डोर कलेक्शन, कूड़े को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल करने के लिए जनता को जागरूक करेगी। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण में स्वच्छता की व्यवस्थाओं को, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए जन जागरूकता की अति आवश्यकता है और इसके लिए हम एक वृहद स्तर पर जन जागरूकता अभियान की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें 50 वार्ड हम प्रथम चरण में कवर करेंगे। उसमें हमारा प्रयास ये रहेगा और जो हमारी एक्टिविटी रहेंगी वो प्रत्येक घर घर में जाके लोगों को गाड़ियों में, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन वाली गाड़ियों में ही कूड़ा डालने के लिए
और सेग्रीगेशन के, होम कंपोस्टिंग के, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जागरूकता की जाएगी। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने हल्द्वानी मंडी का जायजा लिया, जहां उन्होंने बिना रसीद कटाए मंडी के अंदर खड़े एक ट्रक को पकड़ा और उस पर जुर्माना लगाया। इस दौरान उन्होंने सभी मंडी सचिवों और मंडी परिषद के एमडी को नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में टैक्स चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैंने तय किया है कि मैं किसी तरह रेवेन्यू बढ़ाऊंगा, चोरी जीरो तक ले जाऊंगा। अब मैं पैदल घूम रहा हूँ, आज मैं अपने घर से पैदल निकला, मंडी होते हुए अपने ऑफिस में जा रहा हूँ, फिर उदयपुर जा रहा हूँ, सभी मंडियों में मैं दौरा करूँगा। और ये गाड़ी ये भी देखा कि बिना आरसी कटाए भाग रहा था, मैंने तुरंत पकड़ा। मैंने अपने इंस्पेक्टर से कहा कि वार्निंग दे दो, R6 काटे और जुर्माना करो इसका। और भविष्य में अगर दोबारा कोई इस प्रकार की एक्टिविटी करता हुआ ट्रक वाला, गाड़ी वाला पकड़ा गया तो फिर उसके खिलाफ उसको यहाँ एंट्री बैन हो जाएगी और संबंधित स्टाफ के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में होगा उत्तराखंड तमिल संगमम। चेन्नई में इन्वेस्टर समिट के दौरान सीएम धामी ने की घोषणा, निवेशकों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के करेंगी दर्शन। जोशीमठ में संस्कृत विद्यालय के छात्रों से करेंगी संवाद। उत्तराखंड में 31 अक्टूबर से शुरू होगा खेल महाकुंभ। पहली बार न्याय पंचायत स्तर पर भी होगा आयोजन। करीब 4 लाख खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। त्योहारी सीजन में बड़ी मिलावटखोरी, खाद्य विभाग को भी याद आई छापेमारी। राज्य भर में सतर्कता बढ़ाने के लिए मंत्री ने दिए निर्देश।